A block of mass m moving at a speed of v collides with another block of mass 2m at rest. तो हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास है m और वो जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड इट कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m. तो वो एक और ब्लॉक के साथ स्ट्राइक किया जिसका मास कितना है 2m विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट. तो जो टारगेट है वो आपका इनिशियली किस पे आ गया, रेस्ट पे. द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. तो हमें ये दिया हुआ है कि जो लाइटर ब्लॉक है टकराने के बाद इट कम्स टू रेस्ट. तो लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. तो ये जो इंसिडेंट है टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ गया. तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है. इसका मतलब हमें नहीं पता ये कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक है इनइलास्टिक है, किस टाइप की, हमें नहीं पता. क्योंकि अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो तो फिर ये कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक. अगर लेस देन 1 हो तो फिर इनइलास्टिक. 0 होगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे दे डू नॉट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन. तो ई निकालना है. अब ई को निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला था दैट वाज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन over relative velocity of approach. Relative velocity of separation is v2 minus v1 over u1 minus u2. तो ये हमारा फॉर्मूला है coefficient of restitution का. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे u1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे u2 भी दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, और मुझे v1 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. बस जो मुझे नहीं पता वो v2 नहीं पता. तो अब v2 कैसे निकालूंगा. तो देखो, मुझे नहीं पता कोलिजन कौन सी है, पर है तो कोलिजन है और हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. और अगर हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है तो इनिशियल मोमेंटम क्या बना बिफोर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 0 हो गया इज इक्वल टू फाइनल m1 v1. तो v1 0 है, फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2. v2 मुझे नहीं पता क्या है. तो मैंने ये क्या किया है, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया. और क्यों लगाया, क्योंकि हर कोलिजन में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड. और क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को v2 चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये आ गया m इंटू वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू v2. तो v2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, v/2. तो हमारे पास जो v2 है वो v/2 आ गया. तो अब मैं देखो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकता हूँ. दैट इज v2 जो हो गया वो v/2 माइनस 0 ओवर v माइनस 0. तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हाउ मच, 1/2. सो coefficient of restitution is 1/2 and this is your required answer. और अगर कभी आ जाए कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि ई जो है वो कितना आ गया, 1/2. सिंस ई कम्स आउट टू बी 1/2 तो दिस कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन. ये इन इलास्टिक कोलिजन. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. अ स्फीयर ऑफ मास m moving with the velocity u hits another stationary sphere of mass, same mass. If E is the coefficient of restitution, what is the ratio of velocities of the two spheres after collision? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो बॉडीज हैं और दोनों का मास सेम है. तो बॉडी आके हिट की टू अ स्फीयर ऑफ सेम मास, तो दोनों का मास सेम है. इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो टारगेट पार्टिकल है वो इनिशियली रेस्ट पे है. इट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी स्फीयर. नाउ हेयर E इज द कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे जो E है वो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है एंड वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन.
उसकी रेशियो निकालनी है, हमने वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन रेशियो निकालनी है। तो देखो पहली चीज, टकराने से पहले वेलोसिटी है u1 एंड u2। टकराने के बाद जो वेलोसिटी है इंसिडेंट की होगी v1 और टारगेट की होगी v2। अब चाहे कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और मास जो है ये दोनों सेम है, और टारगेट इनिशियली रेस्ट पे है। मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई वो आ गई v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, बिकॉज जो u1 है वो u लेके चल रहे हैं हम। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन में e दिया हुआ है, तो अगर e दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है, relative velocity of separation over relative velocity of approach। तो relative velocity of separation over relative velocity of approach, तो इसका मतलब ये हुआ कि E is equal to V2 minus V1 over U minus 0। Why? Because U2 जो है वो आपको 0 दिया हुआ है और U1 is U। तो from here what you get is that V2 minus V1 is E times of U। क्वेश्चन है कि आपने रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया v1 प्लस v2 ओवर v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u ओवर e टाइम्स ऑफ u। तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट इज दैट e टाइम्स ऑफ v1 e टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सिमिलर टर्म्स एक साइड ले आओ, तो ये v1 वाली टर्म एक साइड ले जाओ तो ये हो गया 1 प्लस ई। v2 वाली टर्म दूसरे साइड ले जाओ तो वो हो गया 1 माइनस ई। तो फ्रॉम हेयर v2 बाय v1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, और ये हमारा गिवन आंसर है। तो आपने रेशो निकालना था, और वो जो आपका रेशो है दैट रेशो इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और देखो समटाइम्स आपको एग्जामिनर पेपर में ई की वैल्यू दे देगा, वो कहेगा ई इज 1/√2, या वो कह देगा कि ई इज 3/4, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, तो ई की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर जो है वो प्रॉपर एक फ्रैक्शन में आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें आना चाहिए कि कैसे डील करना। Now next question is that a body moving in a straight line with the velocity v makes a head-on collision with the body b initially at rest। तो हमारे पास एक बॉडी a है, और वो जो बॉडी a है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको v दी हुई है, और हेड ऑन कोलिजन है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 एंड योर b इज एट रेस्ट। तो जो आपका b है, टारगेट है, वो रेस्ट है। आफ्टर कोलिजन b एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 1.6 टाइम्स ऑफ v। तो टकराने के बाद जब कोलिजन हो गई, तो टकराने के बाद जो आपका b है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 1.6 टाइम्स ऑफ v। अज्यूमिंग द बॉडीज टू बी परफेक्टली इलास्टिक, तो हमने ये कंसिडर करना है कि जो बॉडीज हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो हमने निकालना है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो हमने ए का मास और बी के मास का रेशियो निकालना है। एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ एज energy is transferred to B as a result of collision। So how much percent of A's energy is transferred to B as a result of collision?
तो देखो पहले तो दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट बॉडी का मास और सेकंड बॉडी का मास दिया नहीं हुआ। तो लेटर से जो बॉडी ए है उसका मास मैंने मान लिया m1, बॉडी बी है उसका मास मैंने मान लिया m2। तो मास ऑफ बॉडी ए इज m1, मास ऑफ बॉडी बी इज m2। तो ये हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ये जो गिवन बॉडीज हैं इनमें आपका जो बॉडी ए है दैट इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी v। तो जो ए है वो इनिशियली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड टारगेट रेस्ट पे है इनिशियली। और टकराने के बाद b की जो वेलोसिटी है, b की जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, 1.6 टाइम्स ऑफ v। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में आपको देखो ये V2 दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। तो V2 का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू U2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 U1 ओवर m2 प्लस m1। एंड U2 जीरो है, ये U2 जीरो है बिकॉज आपको दिया हुआ है कि टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो U2 जीरो है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया कि जो V2 है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 U1 ओवर m2 प्लस m1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V2 एंड V1। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 टाइम्स ऑफ V, ट्वाइस ऑफ m1 U1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज V ओवर m2 प्लस m1। तो हेयर v और v कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 m2 की रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.6 टाइम्स ऑफ m2 प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ m1 ट्वाइस ऑफ m1। सो 1.6 टाइम्स ऑफ m2 will be equal to 0.4 times of m1। So what we notice is that m1 over m2 will be equal to 1.6 over 0.4। So that will be 1.6 over 0.4। So this value will be 4:1। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि ये जो m1 over m2 का रेशो है दैट रेशो इज 4:1। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं, आपको वैल्यूज दी हुई थी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। मेन है कि इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न है तो बस वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ A's एनर्जी इज ट्रांसफर टू B एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो हाउ मच इज द परसेंट ऑफ A's एनर्जी ट्रांसफर टू B एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट अस से आपके पास एक बॉडी A है और वो जो A है उसका मास है m1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड इट गोज एंड हिट्स a body B and this body B is let us say at rest। अच्छा अब ये हो गया बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद आप क्या नोटिस करोगे, टकराने के बाद आप नोटिस करोगे कि जो आपका A है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई और जो आपका B है उसकी जो गिवन वेलोसिटी है वो अब v2 हो गई। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट योर A एंड B velocities will be v1 and v2 respectively after collision। तो यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो है वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर और जो बी है वो तो रेस्ट पे है, उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, बी के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है। टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, उसकी वैल्यू होगी हाफ m1 v1 स्केयर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दैट इज हाफ m2 v2 स्केयर। अब ये जो कोलिजन है, अगर वो इलास्टिक है तो आप क्या नोटिस करोगे कि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि ये जो इनिशियल एनर्जी है इसका जो सम है और जो फाइनल एनर्जी है इसका जो सम है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। और अगर ये इक्वल होंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ए की काइनेटिक एनर्जी अब कम हो गई है पहले से। ए की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है पहले से। क्यों कम हो गई है? ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू 50 है और यहाँ पे लेटेस्ट से ये 20 आ रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ऐड करके आंसर सेम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ये 0 और 50 तो और ये कितना हो जाएगा? 30। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ए की कम ही होनी है क्योंकि बी के अंदर एनर्जी आ रही है। और अगर बी के अंदर एनर्जी आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हेयर व्हाट वी विल नोटिस इज दैट देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, और there is gain in kinetic energy of B, gain in kinetic energy of B। अच्छा, अब जरा एक चीज ध्यान से नोटिस करो। अगर मैं कहता हूं कि इनिशियली ये वैल्यू 50 है सपोज, अच्छा ये तो 0 ही है क्योंकि B वॉज एट रेस्ट, और हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 20। और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि इनिशियल दोनों का सम और फाइनल दोनों का सम क्या आना चाहिए? सेम। तो फिर ये वैल्यू कितनी बनेगी? 30। ए की काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ है? हाउ मच इज द लॉस? तो दैट इज 30 माइनस 50, तो -20 आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो 20 लॉस है। माइनस का मतलब 20 लॉस है। और अगर मैं बी के अंदर एनर्जी निकालूं, बी की इंक्रीज निकालूं, तो बी का इंक्रीज कितना है? जितना ए में एनर्जी का लॉस हुआ है, बी में उतना एनर्जी का गेन हुआ है। तो ये बात यहां पे अंडरस्टैंड करनी है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए is equal to the gain in kinetic energy of B, and this is the kinetic energy transferred after collision। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो कोलिजन के बाद ट्रांसफर होगी, क्योंकि सारी एनर्जी पहले ए के पास थी। टकराने के बाद क्या हुआ? ए की एनर्जी कम होगी, बी में एनर्जी बढ़ गई। ए की जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी बी में बढ़ गई है। तो जितनी एनर्जी ए की कम हुई है, मतलब जितनी एनर्जी ए की ट्रांसफर हुई है, वो किसको मिल गई है? बी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग कोलिजन will be equal to loss in kinetic energy of इंसिडेंट पार्टिकल। आपका इंसिडेंट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, इट विल बी इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और यू कैन से इट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल, या फिर आप ये कह सकते हो कि इट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट। तो हमारे पास ये अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ गया जो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करना, और बहुत बार ये क्वेश्चंस आने हैं ऐसे कि फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो पहले तो ये जो कंसेप्ट हमने लगाया वो किसके लिए लगाया? ये हमने कंसेप्ट लगाया फॉर इलास्टिक कोलिजन। किसके लिए लगाया? इलास्टिक कोलिजन। एंड टारगेट, टारगेट इज एट रेस्ट। तो हमारी जो गिवन कोलिजन है वो है इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, एंड टारगेट इज एट रेस्ट।
तो अगर इलास्टिक कोलिजन है और टारगेट जो है वो रेस्ट पे है, अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है, तो फिर हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और अगर ये रिलेशन ट्रू हो गया तो हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, एग्जामिनर कहेगा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ऐसे वर्ड्स आएंगे, आ जाएगा फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी। अब हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो लॉस इन एनर्जी ऑफ ए और गेन इन एनर्जी ऑफ बी, दोनों का सेम मतलब है, डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ओवर इनिशियल kinetic energy of incident particle, or this will be equal to gain in kinetic energy of target particle divided by initial kinetic energy of incident particle, क्योंकि टारगेट में तो स्टार्टिंग में कोई एनर्जी नहीं है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। और अगर आ जाए फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये आ जाए, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे, जो आपने ये फ्रैक्शन वाला निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो अगर आ गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकालोगे, वो जो आपने फ्रैक्शन निकाला है फ्रैक्शन, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में आपके पास आ गया व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी एज रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो अगर मैंने परसेंटेज निकालना है, अगर मैंने परसेंटेज निकालना है, तो मैं वो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, इट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट। तो टारगेट तो पहले इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे, तो गेन का मतलब हो गया फाइनल एनर्जी ऑफ टारगेट माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ टारगेट। तो फाइनल एनर्जी ऑफ टारगेट कितना हो गया, हाफ m2 v2 स्केयर, और इनिशियल क्या हो गया 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे था। एंड डिवाइड किससे करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 u1 स्केयर। एंड इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100। तो अगर मैं इस सारे को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास देखो ये जो गिवन वैल्यू है, इसको सॉल्व करो तो आपके पास ये हाफ हाफ, हाँ जी कैंसिल हो गया। अब ये देखो m2/m1, अगर आप इसको नोटिस करो तो आपने ये रेशियो भी निकाल ली, देखो तो m1/m2 इज 4:1, तो m2/m1 इज 1:4 इनटू v2 स्केयर, तो v2 की वैल्यू जो है वो 1.6 टाइम्स ऑफ v ओवर u1 इज v, आपको दिया हुआ है कि u1 की वैल्यू v है, और इस सारे को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 100। हाँ जी, पता लगा क्या किया हमने। अब इसको सॉल्व करो तो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 64%। तो ये आपका गिवन आंसर आ गया कि कितनी एनर्जी यहाँ पे आपकी ट्रांसफर हो रही है, 64% ऑफ द एनर्जी ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। ए की जो 64% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो बी को मिल गई है, जो बाकी रह गई है वो भी ए के अंदर पड़ी हुई है, मतलब ए अभी भी मूव कर रहा है, तो जो बाकी रहेगी वो ए का अभी अपना पार्ट है। तो देखो क्लियर है कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में जिसमें एनर्जी ट्रांसफर निकालने को आएगी। तो सिंपल है कि एनर्जी ट्रांसफर कुछ नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100। एंड फाइनल माइनस इनिशियल जब कर रहे हो तो ये याद रखना कि अगर आप इंसिडेंट को लोगे तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, और टारगेट को लोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। एक ही बात है, दोनों में से किसी को भी उठा लो ऊपर,
जितनी आपके इंसिडेंट की एनर्जी कम होनी है, टारगेट की उतनी एनर्जी बढ़नी है, तभी तो वो ट्रांसफर हो रही है। एक का जितना लॉस होगा दूसरे का उतना गेन होगा। लेकिन हम टारगेट को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि टारगेट में इनिशियल एनर्जी थी ही नहीं, तो टारगेट की फाइनल एनर्जी -0 हो जाएगा, वो चेंज आ गया। अगर आप इंसिडेंट लोगे तो फिर इंसिडेंट में आपको पहले इंसिडेंट की फाइनल भी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल भी चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, फिर उसको इनिशियल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर विल कम आउट टू बी सेम। So let us discuss few more questions based on this concept. What percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of twice its mass? तो देखो पहले तो है कि what percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle? तो इसका मतलब target particle is initially at rest, और जो मेरा इंसिडेंट पार्टिकल है वो लेटेस्ट से u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। When it strikes a stationary particle of twice its mass, तो स्टेशनरी पार्टिकल का जो मास है वो 2m है, तो टारगेट पार्टिकल का जो मास है वो m हो गया। पहले तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा। उसके बाद अब मैंने देखना है कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है। तो देखो हमने अभी कहा था कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए आप गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट निकाल लो। तो टारगेट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो टारगेट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो पहले तो टारगेट रेस्ट पे u2 0 है, तो u2 0 है तो पहली टर्म तो आपकी पहले ही कैंसिल होगी। तो जो v2 है आफ्टर कोलिजन ये कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ m इंटू यू ओवर नीचे m प्लस 2m दैट इज 3m। तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 2/3u आ गई। तो ये टारगेट की फाइनल वेलोसिटी आ गई। नाउ आई वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो हमने क्या कहा था कि इट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट ओवर इनिशियल एनर्जी इनटू 100, एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट क्या होगा, हाफ ऑफ m2 इंटू v2 स्केयर, और इनिशियल 0 है तो ये गेन इन एनर्जी आ गई। तो -0 ना भी लिखूं क्योंकि वो तो 0 है, तो गेन इन एनर्जी ऑफ द टारगेट ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, हाफ m1 u1 स्केयर इनटू 100। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है m2 इज ट्वाइस ऑफ m ओवर m इंटू 2/3u होल स्केयर डिवाइडेड बाय u स्केयर इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो दिस इज 8/9 इंटू 100 and this value will come out to be approximately 88.9%। तो ये हमारा गिवन आंसर हो गया, दिस इज योर एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड। तो ये आपका गिवन आंसर है। तो देखो ये क्लियर है कैसे सॉल्व किया। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, so we have a ball A of mass 2 kg moving with a velocity of 12 meter per second eastwards, makes a head-on collision with another ball of mass 2 kg moving with a velocity 12 meter per second westwards. Calculate the velocity of each ball after collision. तो मेरे पास ये बॉडी A है, इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। लेट से हम ये वाली डायरेक्शन ईस्ट ले लेते हैं, तो ये ईस्ट वर्ड्स 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो दूसरी बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट जो है वो ईस्ट का ऑपोजिट हो गया।
दोनों बॉडीज का जो मास है वो कितना है 2 kg। कोलिजन जो है वो है हेड ऑन एन इलास्टिक। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2 एंड कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो बॉडीज की वेलोसिटी टकराने के बाद इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि v1 इज इक्वल टू डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू u1, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें सीधा पता है कि अगर दो बॉडीज़ का मास सेम है और हेड ऑन कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पे उनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज़ विल इंटरचेंज। तो ए की जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड्स हो जाएगी और बी की जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस द बॉडीज आर ऑफ सेम मास, collision is head on and elastic, therefore the bodies will interchange their velocities after collision। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि bodies will interchange their velocities after collision। तो ये हमारा गिवन आंसर होगा।